तो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि सिबेत को एक बच्चा पैदा हुआ है और ट्विंटन और पाया की एक नई संधि के अनुसार मागरा को अपनी बहन को उन्हें सौंपना पड़ेगा। लेकिन मागरा इस खतरे को जानने के बाद भी उसे ट्विंटन को सौंपने से या उसे जान से मारने से इनकार कर देती है और अपने पति को अपनी बातों में फंसा उसे राजदूत ट्रेवर को अपनी आस्की की जान में फंसाकर इस चीज को डिले करने को बोलती है। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं हनीवा और चार्लेट के रोकने के बावजूद विच फाइंडर के लोग एक आदमी को जिंदा जला डालते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब ट्विंटन के लोग गेनाइट की आर्मी से हार जाते हैं तो उनकी मदद करने के लिए टोमाडो वहां पे आता है और अपनी खोज का जलवा दिखाते हुए गेनाइट्स की आर्मी को देखते ही देखते खत्म कर डालता है। और फिर रेन को अपने बॉडीगार्ड के पीछे लगाने के बाद बाबा बॉस को हंट करने के लिए चला जाता है। और जब बोलाइन सुबह में उसे बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, टोमाडो वहां पे पहुंच जाता है और उन दोनों को धमकाते हुए इतना मैनिपुलेट कर देता है कि बोलाइन अपने आप से कंट्रोल खो देती है और उसे जैसे ही मारने के लिए जाती है वहां पे एक बम ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हम दूसरे एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि जब बाबा बॉस को होश आता है तो उसे अपने दोस्त और उसकी बीवी से पता चलता है कि बोलाइन अब मर चुकी है और इस धमाके की वजह से बोलाइन के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि वो चाहकर उसे ढूंढ नहीं सकता या उसकी लाश को बटोर नहीं सकता है। और जब उसकी बीवी उससे ये जानने की कोशिश करती है कि इस कांड को किस क्रिएचर ने किया है तो बाबा बॉस उसे जवाब देते हुए बताता है कि इस काम को ट्विंटन के लोगों ने अंजाम दिया है और वो लोग ईडो बॉस का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तो उसकी दोस्त की वाइफ उसे जवाब देते हुए बताती है कि उसने पहले भी कहा था ये हमारे दरवाजे पे मौत लेकर आएगा। और जब उसका दोस्त इसके लिए माफी मांगता है तो वो उसे बताता है उसकी बीबी लू बिल्कुल भी गलत नहीं, वो लोग उसकी वजह से ही यहाँ पे आए थे और उसी की वजह से ही बोलाइन मर चुकी। तो उसका दोस्त उससे जानने की कोशिश करता है कि अगर ट्विंटन के पास इतनी बड़ी शक्ति थी तो उन्होंने युद्ध में इसे यूज क्यों नहीं किया था। तो बाबा बॉस उसे क्लियर करते हुए बताता है वो लोग तब तक इसे बना नहीं पाए थे। और इधर हम रेन को देखते हैं कि जब सारे सिपाही सो जाते हैं तो वो दबे पांव और चुपके से ओलोमान से मिलने के लिए आती है और उसकी आँख की पट्टी खोलने के बाद उसे बताती है कि वो उसकी बहन को जानती है। हनीवा। और जब ओलोमान उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है तो रेन उसे जवाब देते हुए बताती है कि वो उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती है। तो ओलोमान के हामी भरने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या उसने उस फायर वेपन को बनाया था तो वो उसे जवाब देता है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। और जब रेन उसे चॉइस देती हुई उसे आज़ाद करने की कोशिश करती है तो ओलोमान उसे रोकते हुए बताता है कि उनके पास उसकी फैमिली और अगर वो यहाँ से भाग जाता है तो उसके पिता की तरह ही वो उसकी फैमिली को भी खत्म कर देंगे। तो वो उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या टोमाडो ने उसे मारा था तो ओलोमान उसे इनकार करते हुए बताता है ईडो बॉस ने उसके पिता को मारा था। Are you sure? तो ओलोमान उसे बताता है कि वो उस वक्त वहीं पर था और फिर उसके वेपन के बारे में जानने के बाद उसे बताती है कि उसे इसको बनाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसके धमाके की वजह से हजारों बेकसूर मारे जा रहे हैं। और फिर उससे ये जानने के बाद कि उसकी फैमिली कहाँ बंद है वो उसे बताती है कि वो उसे आज़ाद करने वाली है और वो यहाँ से आज़ाद होने के बाद अपनी फैमिली को बचाएगा और वो वापस अपने शहर ट्विंटिस जाएगी। और जब वहाँ के काउंसिल को या ट्रायंगल के लोगों को ये पता चलेगा कि टोमाडो ने देखने वाले लोगों के साथ मिलकर एक हथियार बनाया है या बना रहा है तो वो लोग उसकी सच्चाई जानने के बाद उसकी पोजीशन को छीन लेंगे और उसे गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो ओलोमान उसे समझाते हुए बताता है कि वो बिल्कुल गलत सोच रही है क्योंकि टोमाडो ने अभी अभी गेनाइट के युद्ध को खत्म किया है और उसकी इस जीत की वजह से उसे सुरमाओं की तरह स्वागत किया जाएगा। तो रेन जवाब देती है कि उसने कानून तोड़ा है। ओलोमान उसे बताता है कि वो जीत चुका है और उसके अलावा वो लोग बहुत सारे बम को बना चुके हैं। How many? Hundreds. तो रेन उसकी बात की गहराई को समझने के बाद उसे बताती है कि वो लोग यहाँ से जाने के बाद उसकी फैमिली को छुड़ाएंगे और फिर उसके बमों के पास पहुंचकर उसे नष्ट करेंगे। और जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं टोमाडो का बॉडीगार्ड अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे इंतजार कर रहा होता है और फिर उन्हें भागने के लिए उनसे फाइट करनी पड़ती है और रेंजा उसके बॉडीगार्ड पे हमला करते हुए उसे हैंडल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ओलोमान फाइट पे इनएक्सपीरियंस होने की वजह से उनके हाथों मारा जाता है और रेन इस नज़ारे को देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है।
और इधर हम पाइन सिटी में देखते हैं कि टमेटी, जून और मागरा उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने विच फाइंडर लूसियस का ऑर्डर मानते हुए उस आदमी को जिंदा जलाया था। और जब मागरा उन्हें बताती है कि एक आदमी को जिंदा जलाने की वजह से उन्हें मौत की सजा होने वाली है, तो उनमें से एक उसे बताता है कि चुड़ैल होने की सजा भी मौत है। तो मागरा उसे जवाब देते हुए बताती है कि उस कानून को खत्म कर दिया गया है। तो दूसरा शख्स उसे जवाब देता है कि तुम भले ही यहाँ की महारानी हो, लेकिन तुम हमारी भगवान नहीं हो, और तुम्हारे इतना कह देने से कि वो चीज अस्तित्व में नहीं, उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। तो मागरा उसे जवाब देती है कि मुंह के बोले गए शब्दों से ही उन्हें चुड़ैल घोषित किया गया था। तो वो उसे जवाब देता है कि ये एक भगवान के सच्चे शब्द थे, ना कि चुड़ैलों की माँ ने इस बात को कहा था। Heretic. और टमेटी जून उसे समझाते हुए बताता है कि लूसियन ब्रे को उनकी कोई परवाह नहीं है और वो अपने निजी कारणों की वजह से वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, और मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा था। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक होशियार आदमी एक दयालु रानी से अपनी जान की भीख मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके इस कांड की वजह से अब उसे मौत की सजा होगी, और ये सजा तुम्हारी बिलीफ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए होगी। और फिर मागरा टमेटी जून के पास जाकर उससे जानने की कोशिश करती है कि वो उन लोगों को फांसी की सजा कैसे दे सकती है, जब उसने अपनी बहन को सैकड़ों लोगों को मारने के बाद उसको बख्श दिया था। तो टमेटी जून उसे जवाब देता है कि उन्होंने एक आदमी को जिंदा जलाकर इससे भी बदतर काम किया है। तो मागरा उसे जवाब देती है कि उसने इससे भी घटिया काम किए हैं। तो टमेटी जून उसे जवाब देते हुए बताता है कि शायद इन लोगों को फांसी देने के बाद उसके पास इतनी हिम्मत आ जाए कि वो अपनी बहन के खिलाफ फैसला कर सके। तो मागरा उसे जवाब देते हुए पूछती है कि क्या वो उन लोगों को बस इसलिए मार दे क्योंकि वो लोग अपनी परंपरा को फॉलो कर रहे थे। तो टमेटी जून उसे समझाते हुए बताता है कि उनकी मौत और उसकी बहन की मौत के साथ अगर ट्यूआंटिस के साथ शांति समझौता हो जाता है तो वो इन दोनों फैसलों की वजह से एक बेहतर कानून और एक बेहतर सिस्टम को स्थापित कर सकती है। तो मागरा उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या उन अपराधों का कोई भी लेना देना नहीं जो उसने उनकी फैमिली के साथ या उसके साथ किए हैं। तो टमेटी जून उसे बताता है कि उसने कभी भी अपनी मर्जी से इस पद को नहीं चुना था, और मागरा उसे बताती है कि वो भी कभी क्वीन नहीं बनना चाहती थी। तो टमेटी जून उसे जवाब देते हुए बताता है कि तब तो हम दोनों ही एक साथ मिलकर मूर्ख बने रह सकते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बॉबा बॉस बोलाइन को अंतिम विदाई देने के बाद और अपने दोस्त से गुड बाय करने से पहले उसे ये बताता है कि वो लोग सिर्फ उसके लिए नहीं आए थे बल्कि वो लोग अपने हार का बदला लेने के लिए पायन शहर भी जाएंगे, और वो इसी वजह से मागरा को खबर देने के लिए पायन शहर जा रहा है। Remember, stay alive. और इधर हम देखते हैं कि टमेटी जून विच फाइंडर लूसियन ब्रे या उनके साथियों के पास पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके झूठे बिलीफ की वजह से वो और कितने लोगों की बलि चढ़ाने वाला है। तो लूसियन उसे जवाब देता है कि उसे इस काम के लिए जितनी लोगों की भी बलि चढ़ानी पड़े वो उतने लोगों की बलि चढ़ाएगा। तो टमेटी जून उसे वार्निंग देते हुए समझाता है कि वो लोग आज के बाद कोई भी भाषण नहीं देने वाले हैं और ना ही कोई जनसमूह करने वाले हैं, और अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी अपनी जान प्यारी है तो उन्हें यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो लूसियन उसकी बात सुनने के बाद उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब टमेटी जून उसका काम तमाम करने वाला होता है उसकी साथी उसे रोक लेती है और लूसियन उससे जानने की कोशिश करता है कि वो एक भगवान का आदमी था, वो धर्म को मानने वाला आदमी था, लेकिन अब उसे क्या हो गया है। तो टमेटी जून उसे जवाब देता है कि वो आदमी मर चुका है और वो एक ऐसी जगह पे जा चुका है जहाँ पे मरे हुए लोग जाते हैं, और वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा हमें बताया गया था, और उसे इस बात से बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। जिस पर लूसियन उसे जवाब देता है कि तुम्हें वशीकृत किया गया है या जादू से फंसाया गया है। तो टमेटी जून उसे बताता है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कह रहा है, और उन्हें जाते हुए बताता है कि उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये चर्च बंद हो चुका है। और इधर हम देखते हैं कि खालिद अपना जादू चलाते हुए उसके बिस्तर तक पहुंच चुका है और उससे मैनिपुलेट करते हुए ये डील करता है कि जितने दिनों तक सिबेत के ट्रांसफर में डिले होता है वो हर रोज कोयले के एक शिपमेंट को उसे ट्वांटेन के शहर पहुंचाएगा,
और इधर हम देखते हैं कि मागरा सिबेत के पास पहुंचकर उसके बच्चे को भूख लगने की वजह से उसे देखकर उससे बातचीत कर रही होती है और सिबेत उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो विच फाइंडर के लोगों को नहीं मारती है तो वो सबके सामने एक कमजोरी दिखाएगी और काउंसिल मेंबर के लोग उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते उसको जिंदा खा जाएंगे या उसकी कुर्सी को हथिया सकते हैं। तो मागरा उसे जवाब देती है कि उनकी जान बचने की वजह से वो उन्हें ताकतवर समझ सकते हैं। तो सिबेत उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और वो लोग उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेंगे और एक महारानी होने के नाते कभी कभी साम्राज्य के भलाई के लिए तुम्हें ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो दूसरों को बुरी लग सकती हैं और अगर तुम कानून लागू नहीं करोगी तो तुम किसी की भी महारानी नहीं बन सकती हो। और उसे ये भी बताती है कि अगर उसे अपने साम्राज्य के भलाई के लिए अपनी बहन की बलि देनी पड़ती तो वो अपनी बहन की बलि दे सकती थी। तो मागरा उसे जवाब देते हुए बताती है कि वो अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके बच्चे को उसकी दूध की जरूरत है। तो सिबेत हंसते हुए उसे बताती है कि उसके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके बच्चे को दूध पिला सकते हैं और क्या तुम मेरे बच्चे का एक्सक्यूज लेते हुए अपनी कमजोरियों को ढकने की कोशिश कर रही हो। तो मागरा उसे जवाब देती है कि ट्रिवांटेड के लोग उसका सर नहीं चाहते बल्कि उसे जिंदा चाहते हैं, लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बहाने जल्दी खत्म हो जाएंगे और वो बहुत ही जल्द ट्रिवांटेड के हवाले हो जाएगी और उसे ये बता के चली जाती है कि उसके दूध पिलाने के बाद वो वापस आएगी। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि कपूर अपनी घुड़सवारी करने के बाद और हनीवा से थोड़ी कड़वी और मीठी बातें करने के बाद अपने बच्चे को देखने के लिए सिबेत के पास पहुंच जाता है और तभी मागरा भी उसके बच्चे को लेने के लिए वहां तक पहुंच जाती है और सिबेत उससे बातचीत करते हुए उसके बच्चे को उसे गोद में दे देती है। लेकिन जब कोपून को ये पता चलता है कि उसका बच्चा देख नहीं सकता है तो कोपून इस सच्चाई को जानने के बाद अपने बच्चे को देखकर वहां से चला जाता है। लेकिन मागरा को ये नज़ारा देखकर उसे लगता है कि उसके बड़बड़ाने की वजह से वो गुस्सा होकर चला गया है। तो मागरा उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है क्योंकि उसके पास रहने वाले सभी लोग उससे दुखी हैं। तो सिबेत उसे बताती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है और शायद उसे लगता है कि उसकी इसी ताकत की वजह से वो इतने सालों तक रूल कर पाई है जो कि वो करने में नाकाम हो रही है। तो मागरा उसके बच्चे को छीनते हुए बताती है उसने बहुत बड़ी गलती की कि उसने उसके बेटे को उसके पास छोड़ा था और अब वो अपने बेटे को भी करप्ट करने लगी है जैसा उसने उसके बेटे को किया था। Give him back. He needs his mother. और मागरा उसे बताती है कि वो कभी भी उसकी माँ को नहीं जानेगा और अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा झेल चुकी हूँ और तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें ताकत दिखाऊं तो मैं यहाँ से इस ताकत की शुरुआत करती हूँ। और मागरा उसके बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। और इधर हम नीचे देखते हैं कि एम्बेसडर ट्रोय और लॉर्ड हार्लेंड उसका इंतजार कर रहे होते हैं और जब ट्रोय मागरा की ना आने की वजह से उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है तो लॉर्ड हार्लेंड उसे समझाने की कोशिश करता है और तभी मागरा उसके पास आकर और उससे माफी मांगते हुए बताती है कि वो कल सुबह होने के साथ अपनी बहन को उसके हवाले कर देगी। Well, that was easy. और जब रात होने के बाद मागरा अपने रूम में पहुंचती है बाबा बॉस वहां पे पहुंचकर अपने कुत्ते के साथ आराम कर रहा होता है। Where were you? Why did you leave us? और जब मागरा उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है तो वो उसे बताता है कि उन्होंने उसको ढूंढ लिया था। तो मागरे के पूछने पर वो उसे बताता है कि ट्रिवांटेड के लोगों ने उसे ढूंढ लिया था और उनके पास एक ऐसा हथियार था या कुछ बड़ा सा या गॉड थंडर जैसा जिस पे आग और ताकत दोनों मौजूद थी और उसने मेरे नीचे की जमीन को चीर के रख दिया था और उस हमले में बोलायन मारी जा चुकी है। What are you talking about? तो बाबा बॉस उसे बताता है कि उसके हथियार ने इतने ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे कि वो उसे इकट्ठा करके दफना भी नहीं पाया है। तो मागरा उनके हथियार के बारे में पूछती है तो बाबा बॉस उसे जवाब देता है कि उस हथियार को सिर्फ उसके लिए नहीं बनाया गया है, वो लोग यहाँ पे आकर अपने युद्ध को जीतने वाले हैं। तो मागरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि युद्ध का खतरा टल चुका है और ट्रिवांटेन के साथ एक और नई संधि हुई और एम्बेसडर ट्रोय भी यहाँ पे मौजूद है। तो बाबा बॉस एम्बेसडर ट्रोय को जेल में डाल उससे सारी जानकारी उगलवाने को बोलता है, लेकिन मागरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बिना किसी सबूत के उसको जेल में नहीं डाल सकती। तो बाबा बॉस उसे जवाब देते हुए बताता है कि वो उसकी बात को सुन नहीं रही है, यहाँ पे कोई शांति नहीं है और ना ही कभी होने वाली थी और उसे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है।
तो मागरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसको धोखा दिया है और वो यहाँ पे बहुत से समय से नहीं था और उसे शायद कोई भी अंदाजा नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बॉबा बॉस उसे जवाब देते हुए बताता है कि वो इस गलती के लिए उससे बाद में माफी मांग लेगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ टेवांटन के सैनिक पाया में पहुंच चुके हैं और उनके पास एक ऐसा हथियार है जो उसके साम्राज्य को तबाह कर सकता है और उन्हें अपनी सैनिक को तैयार करके उनके हमले की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मागरा उससे पूछती है कि क्या तुम हमें युद्ध में भेज दोगे? तो बॉबा बॉस चिल्लाते हुए उसे बताता है कि तुम ऑलरेडी युद्ध में हो और तुम इस हकीकत से जितना ज़्यादा छुपोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन मागरा उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। तो बॉबा बॉस अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए एम्बेसडर टोयर के कैंप के पास पहुंच जाता है और उनके सारे सैनिकों को मारने के बाद या रास्ते से हटाने के बाद उसके कैंप के अंदर पहुंच जाता है। Papa Voss? What is this? Harlan? Yeah! और जब हार्लिन को उसके बारे में पता चलता है तो वो बॉबा बॉस को रोकने की और उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी इसी बीच एम्बेसडर टोयर इस मौके का फायदा उठाते हुए और अपनी सीटी बचाकर सबको इन्फॉर्म कर देती है। और जब टेवांटे के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं तो एम्बेसडर टोयर वहाँ पे आकर और उसे गद्दार बुलाते हुए उससे जैसे ही बोलती है कि वो उसे मार डालेगी, तभी हार्लिन वहाँ पे आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। तो बॉबा बॉस उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके सैनिक पाया में पहुँच चुके हैं और वो लोग बहुत ही जल्द उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और उनके पास थंडर और फायर की ताकत है। तो हार्लिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए एम्बेसडर टोयर को समझाने की कोशिश करता है और जब एम्बेसडर टोयर उसकी बातों से असहमत होते हुए उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है तो बॉबा बॉस अपना आपा खोते हुए उसके ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करता है और जैसे उसके सैनिक उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हनीवा और मागरा भी वहाँ पे आ जाते हैं और टोयर को ना चाहते हुए भी और सिचुएशन को समझकर अपने सैनिकों को रोकना पड़ता है। और जब एम्बेसडर टोयर बॉबा बॉस के कांड की वजह से या उसके हमला करने की वजह से फिर से गुस्सा होने लगती है तो मागरा उसके गुस्से को शांत करने के लिए बॉबा बॉस को गिरफ्तार करके उसे उसके रूम में पहुंचाने को बोलती है। और जब हार्लिन बोलता है कि उसकी इस गलती की वजह से उनका सारा प्लान चौपट हो सकता है तो मागरा उससे पूछती है कि अगर बॉबा बॉस सही हुआ तो हार्लिन उसे जवाब देता है कि उनके पास इतनी बड़ी ताकत होने के बाद वो लोग क्या पाया शहर पे हमला करने के बजाय एक बॉबा बॉस को मारने के लिए जाएंगे। तो मागरा के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता है और उसे वो ये बता के चला जाता है कि वो एम्बेसडर को शांत करने के लिए जा रहा है। और इधर जब मागरा पहुंचती है तो वो कोफून के बच्चे को महसूस कर रहा होता है और फिर उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो उसका बच्चा है, क्या वो हार्लिन का बच्चा है। तो मागरा उसे बताती है कि ये कोफून का बच्चा है। तो वो उससे ये जानने की कोशिश करता है कि वो बच्चा उसकी माँ के पास क्यों नहीं। तो मागरा उसे बताती है कि उस बच्चे की माँ सिबेत है। What? तो बॉबा बॉस उससे जानने की कोशिश करता है कि ये कैसे हुआ है और मागरा उसे बताती है कि उसने उसे लुभाया था। तो वो उसे बताता है कि वो उसकी कैदी थी। तो मागरा उसे बताती है कि ये सब उसके पहले हुआ है और वो उसके जाने के बाद बहुत सी चीजों से निपट रही है। तो बॉबा बॉस उससे जानने की कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को क्यों नहीं ले गया है। तो मागरा उसे बताती है कि कोफून को इससे डील करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बॉबा बॉस पेरिस के बारे में पूछता है और जब उसे सच्चाई मालूम चलती है तो वो अपने आप से कंट्रोल खोते सिबेत को मारने के लिए निकल जाता है। और जब वो दोनों उसके रूम में पहुंचते हैं तो सिबेत वहां से गायब होती है और सिबेत के भागने के साथ या उसे ढूंढने के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।